आज से होगी बाजार के इस महीने के सबसे अहम हफ्ते की शुरुआत, जहां वायदा कारोबार के महीने की एक्सपायरी और साथ ही संकेत ढेर सारे। तो करते हैं शुरुआत सोमवार सुबह की। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत करते हैं सर। बढ़िया एक्शन है, मूड माहौल भी। नींद नहीं खुल रही है। हाँ, नींद नहीं खुल रही है। कल मैच का थोड़ा ज्यादा हैंगओवर हो गया। मैच तो मतलब यही थोड़ा हफ्ते 2 हफ्ते पहले खेल लेते, वही सोच तो काम हो जाता। बट एनीवे ठीक है, जब अच्छा खेलें तभी बढ़िया है। सो मैच अच्छा था, वीकेंड बड़ा लंबा होने के बावजूद बड़ा एक्शन पैक था। और आज दीप ढेर सारे ट्रिगर्स और इस ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में कश्मकश है जिसकी हम बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बार आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ में कि कहां से संकेत आपके आते हुए दिख रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों के संकेत हैं आपके अमेरिकी बाजारों के, जिन पर भारतीय बाजारों को आज रिएक्शन देना है। ये आज के बड़े ट्रिगर्स में से होता हुआ आपके लिए दिखेगा। इसके अलावा रिलायंस में जो सऊदी अरामको का निवेश होना था वो फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। सरकार अपनी एसेट मोनेटाइजेशन की प्रोसेस को शुरू कर रही है MTNL और BSNL के साथ में। ये इंटरेस्टिंग बात है ही। गो फैशंस का IPO आज बंद होने जा रहा है। तो ढेर सारी चीजें दीप जिन पर आज रहेगी नजर। और इस बीच कच्चा तेल $78 के आसपास। बढ़िया संकेत है सर, फाइनली वहां से राहत आ रही है। हम देख रहे हैं पिछले आई थिंक लगातार 4 हफ्तों से देखें तो हर वीकली बेसिस पर आप कच्चे तेल में सुस्ती देख रहे हैं। तो $86 से $78 आ गया, तो करीब करीब 10-12% का करेक्शन बिल्कुल बढ़िया रहा है। और इन सब करेक्शन के बीच में एक कश्मकश है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। कश्मकश ये है दीप की दिल कह रहा है कि तेजी होनी चाहिए और दिमाग कह रहा है कि मंदी। हाँ, क्यों? अब पहले किसके कारण बताऊं आपको? मंदी के कारण। पहले मंदी के कारणों में अगर आप देखें तो 2 दिनों में डाउ खराब ही हुआ है। भले मतलब 300-325 पॉइंट गिराओ, और जब हम गुरुवार को बंद हुए थे तब डाउ फ्यूचर्स 51 पॉइंट ऊपर थे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो करीबन 400 पॉइंट की डाउ की कमजोरी से आपको निपटना है, पहला। दूसरा, मंदी का बड़ा कारण है FIs का दमदार बिकवाली का आंकड़ा। गुरुवार के सेशन का जो नंबर आया वो डराने वाला है। तीसरा मंदी का रीजन ये कि आपकी जो क्लोजिंग हुई है गुरुवार को 100 पॉइंट नीचे, तो क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी होती नहीं दिखी। 17,800 के नीचे आप बंद हुए, तो ट्रेडिंग रेंज जो बंद होने की थी उसके थोड़े से नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये तीसरा बड़ा कारण है। और चौथा एक और कारण ये है कि आपके लिए रिलायंस जैसे दिग्गज पर अब समझ में आया कि पिछले हफ्ते रिलायंस पर दबाव क्यों था, कि शायद ये सऊदी अरामको की डील जो नहीं हो रही है उसका दबाव था। 5 बार एक और बड़ा कारण है जिसे सेंटिमेंट के लिहाज से आप देख सकते हैं, और वो है सरकार की तरफ से कृषि कानून वापस लेना। इसे पॉलिटिकल एंगल से नहीं, मैं सिर्फ मार्केट के एंगल से देख रहा हूँ, और मार्केट के एंगल से इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो ये 5 कारण नेगेटिव साइड पर है जो बाजार पर दबाव बना सकते हैं। अब पॉजिटिव साइड पर क्या है वो सुन लीजिए। पॉजिटिव साइड पर यह कि बाजार ओवरसोल्ड है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और शुक्रवार को हमने स्ट्रांगली ये कहा था कि खरीद कर जाइए, करेक्ट शॉर्ट काटिए, लॉन्ग करिए। 80 पॉइंट ऊपर आपको SGX निफ्टी दिख रहा है, तो सबसे बड़ा ये। दूसरा ये कि भले ही डाउ आपको नीचे बंद होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी नहीं है, और किसी भी वक्त अमेरिका के बाजार उछल सकते हैं, वो अमेरिका के फ्यूचर्स में आपको नजर आ रहा है। तो ये ग्लोबल संकेत एक तरह से पॉजिटिव होता दिख रहा है। FIs बेच बचाकर उन लेवल्स पर है जहां से शायद आपको ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग ना हो, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अगर हल्का सा भी ऊपर का ट्रिगर आए। और जैसा सुबह सुबह मैं आपको और वरुण को सुन रहा था 7 बजे के थैंक्स गिविंग डे के वक्त बाजार आमतौर पर खराब नहीं होते, और अमेरिका के बाजार ऊपर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो ये वो कारण है जो बाजारों को थोड़ी मजबूती दे सकता है। इस वक्त हमारे बाजारों को सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट की जरूरत है तो बाहर से है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास अपने सपोर्ट कम है। तो वो ट्रिगर है जो आपको पॉजिटिव कर सकता है। और एक और बड़ा ट्रिगर जो पॉजिटिव साइड पर जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते वो है कच्चा तेल। $10 निकल गया ऊपर से, और $10 कच्चा तेल निकलना, ऑनेस्टली बोलूं, अच्छा हुआ ये दाम घट गए पेट्रोल डीजल के उस वक्त। अगर 2 दिन नहीं घटे होते तो कच्चा तेल जिस तरह से नीचे आया तो घटते भी नहीं। बिल्कुल। तो कम से कम मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये डबल बोनांजा है, इन्फ्लेशन के लिहाज से अच्छा है। तो ये एक बड़ी चीज है जिसे हम भले हम रिएक्शन दे ना दें, लेकिन ये कंफर्ट वाली चीज है कि एक तरफ आपके पेट्रोल डीजल के दाम भी घटे और दूसरा तेल कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों से $8-10 घट कर आया। इसको आप भूलिए मत, ये एक बड़ा पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए। तो दोनों तरफ के ट्रिगर्स बढ़िया है। अब कौन आगे? दिल और दिमाग कहता है कि नहीं, ट्रेंड खराब है, FIs बेच रहे हैं, खबरें अच्छी बहुत नहीं है, बेचो। दिल कहता है ना, इन लेवल्स पर नहीं, थोड़ा ऊपर आने दे फिर देखेंगे। यूजुअली आप दिल और दिमाग के दिल की बात, तो फिर वही होगा फिर हमेशा, ऑलवेज। मतलब और एक चीज बताऊं दीप, यहाँ पर मतलब बाजार से हटकर ये आपको भी करनी चाहिए, और मैं करता हूँ, और ये लगभग हर इंसान के साथ होती है। लेकिन क्या हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो पता नहीं चलता।
कई बार आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दुविधा में फंसेंगे जी। जब आपको लगता है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तब आप फैसला एक लेते हैं। अब वो फैसला या तो आपने दिमाग से लिया या दिल से लिया, जी। राइट। आप अपने आप को एनालाइज करिए, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके। कि ऐसी सिचुएशन जब जब आपके सामने, जैसे आप सबसे बड़ी आपके सामने दुविधा क्या आएगी, शादी करने की। ठीक है, तो करूं ना करूं, या करूं तो किससे करूं, तब आप जो फैसला लेंगे आपने दिल से लिया या दिमाग से लिया। हो सकता है आपका दिमाग कहे नहीं करनी चाहिए, दिल कहे करनी चाहिए, या उल्टा हो सकता है। तब आप जो फैसला लें और उस तरह से अपने फैसलों को आगे चलते हुए एनालाइज करें। 4, 5, 7, 8 एग्जाम्पल्स जब हो जाएंगे तो आपको अपने आप एक फील आने लगेगा कि जब मैं ऐसी सिचुएशन में हूं जहां मैं बड़ा फंसा हूं तो मुझे किसकी सुननी चाहिए। जरूरी नहीं हर एक के लिए दिल की बात हो जी। कई लोगों के लिए दिमाग की बात सही होगी, कई लोगों के लिए दिल की बात सही होगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कई लोगों को मैंने ये एडवाइस पर्सनली दी है, आज पब्लिकली दे रहा हूँ। तो ये करके देखना चाहिए, 100% करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, फास्ट हो जाएगी। और क्यों, और मैं ये भी बता दूं मैं क्यों दिल से फैसला लेता हूँ, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि क्योंकि मेरा काम क्या है, हर रोज मार्केट का विश्लेषण करना जी। ठीक है जी। मार्केट के विश्लेषण में एक सिक्स सेंस, गट फीलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए हर लेवल पर ट्रेड हो रहा है, एक बायर है एक सेलर है। बिल्कुल। आप किसकी तरफ जाएंगे, यस, है ना। तो दोनों तरफ का अपना अपना कन्विक्शन है, तभी ट्रेड हो रहा है। तो जब मार्केट में रहते रहते जब आप उसको एनालिसिस करते हो, डेटा भी सबके लिए सेम है, यस, करेक्ट, बिल्कुल। जो डेटा आज बायर के लिए वही सेलर के लिए, बिल्कुल, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में मैं दिल की सुनते सुनते मुझे लगने लगा कि वहां ज्यादा भरोसा है। किसी और के लिए कुछ और हो सकता है जी। लेकिन ये हर आदमी को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये दीप कि जब भी आप जिंदगी में किसी भी चीज की मुसीबत में, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, ये घर खरीदूं ना खरीदूं, या ये गाड़ी लूं या नहीं लूं, या मतलब ये पढ़ाई करूं ना करूं, कोई स्टूडेंट से, यंगस्टर से, मिलेनियल्स है, आपकी लाइफ में 50 तरह की दुविधा आ सकती है। और जब आप इवेंट देखेंगे, 5, 7, 10 इवेंट्स को आप एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने दिल से फैसला लिया था, यहाँ से दिमाग से लिया था, कौन सा मेरे ज्यादा सही कारगर, 10 में से 8 बार कौन से फैसले सही हुए जी, अपने आप आपको राह मिलेगी, राह मिल जाएगी। चलिए, ये बड़ी इसके साथ एक चीज और, हाँ सर, थोड़ा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करना, हाँ, थोड़ा मेडिटेशन करें तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। मेडिटेशन आपका जो कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपकी नींद की कमी कम कर देता है, ज़्यादा नींद लेने की जरूरत नहीं, थकान उतार देता है। ये 2 चीज़ करिए, लाइफ बदल जाएगी। जबरदस्त। तो रोज मार्केट पर तो सर अपनी व्यू देते हैं, पर आज अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए तो मैंने कहा चलिए अपना अनुभव। अरे बढ़िया आपने चीज़ सिखाई है सर, तो कोशिश रहेगी कि इसको आगे आजमाएं भी। पर सर एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही, जब आप क्यूज की बात कर रहे थे, जो फार्म लॉज की आपने बात करी, इसका मार्केट पर इम्पैक्ट कैसे आ सकता है सर? थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सेंटिमेंट के लिहाज से कि सरकार एक कदम पीछे हटी है और कृषि कानून वापस लिए। इसे एक कृषि सुधार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह का, और जो मैं कुछ विश्लेषण कर रहा हूँ उसका पॉलिटिकल मतलब नहीं निकाले, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है एक्चुअली। हमारा फोकस सिर्फ मार्केट और इकोनॉमी तक है। पॉइंट सिंपल है कि इसको एक इलेक्शन मूव की तरफ देख सकता है बात, कि इसका मतलब ये कि आप इलेक्शन तक बड़े कोई फैसले नहीं लेंगे, ये सही बात, राइट। तो वो नेगेटिव होता है, ओके, करेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ भी इलेक्शन के एंगल से मार्केट देख सकता है कि अगर कृषि कानून वापस हो गए, उसके बावजूद भी धरने प्रदर्शन कुछ और मांगों को लेकर कंटिन्यू है, तो मतलब दोनों तरफ से इलेक्शन वाला मामला है, करेक्ट, है ना। सो इग्नोर भी कर सकता है, ओके, लेकिन इसमें पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं। हाँ, और देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल काम अगर आपके लिए कहीं भी रिफॉर्म्स लाना तो 2 जगह, एक एग्रीकल्चर और दूसरा लेबर। यस, यहाँ दोनों जगह हाथ लगाते ही मतलब है ना, वो आपके मुश्किल हो जाती है। सो ये कोशिश की सरकार ने कि लाया जाए। अब कुछ लोग अच्छा मानेंगे, कुछ खराब मानेंगे, मैं उसमें जा भी नहीं रहा कि क्या अच्छा है क्या खराब है, ये सबका अपना अपना व्यू हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट या के एंगल से या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। वो ये है कि इसमें ये मान सकते हैं कि बड़े रिफॉर्म्स अगर आपको करने इन दोनों स्पेस में, तो इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, सर, करेक्ट। और दूसरा ये कि जब आप एक कदम पीछे खींचते तो जो दूसरे सामने जो ताकतें हैं उनकी वो थोड़े और मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए मतलब ये होने के बावजूद कि नहीं हम और एमएसपी को लेकर या और भी जो मांगे हैं उनको लेकर डटे रहेंगे, तो दोनों ही तरफे हो सकता है। इसे आप प्योरली इलेक्शन से जोड़कर इग्नोर भी कर दें मार्केट, एक संभावना वो भी है। हाँ। और दूसरा ये कि अगर आप लॉन्गर टर्म के लिहाज से देखें, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आज का आज इम्पैक्ट आ जाना है, ये हो जाना है। लॉन्गर टर्म के लिहाज से देखें तो ये कि फिर इसका मतलब ये कि कम से कम यूपी के इलेक्शन तक या उसके बाद आप बड़े रिफॉर्म्स अगर कोई आपकी उम्मीद थी जी, तो शायद मुश्किल हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक विश्लेषण हो सकता है, जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, ये एक फैक्टर है जहां पर हमें रखनी है नजर। आज के थोड़ा सेंटिमेंट पर असर आ सकता है, बट और भी काफी सारी चीजें हैं सर इस हफ्ते।
मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता है, एफआईएस की सेल फिगर है, आज का सेटअप फिर कैसे? सेटअप आज का ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखें, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव या नहीं, न्यूट्रल ही रखो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत शुक्रवार को भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट थोड़ा सा सावधानी भरा है और ट्रेंड न्यूट्रल है आपके लिए। अब आइए आज के सपोर्ट जोन। 17,625 17,700 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला है नहीं। उसके नीचे जाएंगे नहीं, लेकिन आपके पास होनी चाहिए रेंज 17,500 से लेकर 17,575 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा आपके लिए, जहां पर आपको फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही करनी है। 17,800 17,875 दिन की छोटी रेंज है पहले ऊपर जाने के लिए आज से, इसके पार निकलकर टिके तो 17,900 950 वो रेंज है जो स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन में से निकलना भी है, शॉर्ट भी करना है जी। ये 17,950 वाली रेंज होगी। अब आइए बैंक निफ्टी, शुक्रवार के माफ कीजिएगा गुरुवार के जो लोस थे उसके आसपास सपोर्ट है 37,575 37,750, ये 250 पॉइंट की रेंज सपोर्ट है। इसके नीचे 37,350 37,450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों होगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,225 38,300 पहली रुकावट की रेंज है, और इसे पार करेंगे तो ही मजबूती का पहला संकेत आता दिखेगा। 38,450 38,600 बाद में वो रेंज निकल कर आएगी जहां पर आपको शॉर्ट भी करना है और लॉन्ग पोजीशन से भी निकल जाना है। तो दीप, जब तक वापस हम 18,000 के ऊपर ना निकले निफ्टी पर, और जब तक हम 38,750 के ऊपर ना निकले बैंक निफ्टी पर, तब तक हम कमजोर है, तब तक हम कमजोर है, तब तक सेल ऑन राइज है। दो लेवल नोट कर लीजिए, आप भी लिख दीजिए ताकि हमारे दर्शक पढ़ पाए। पहला है 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग, 18,000 18,025 जो भी मान लें, 18,000 के ऊपर निफ्टी बंद होना चाहिए और 38,750 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होना चाहिए, तो जाके पहला संकेत आपको रिकवरी का और मजबूती का आता दिखेगा। तब तक सेल ऑन राइज है। तो थोड़ा डिस्टेंस बन गया सर ऊपर की तरफ, हो गया। 2 दिन में मार तगड़ी पड़ी है, 3 दिन में तो डिस्टेंस बन गई, क्योंकि हम 18,200 तक पहुंचे थे जी, और वहां से दीप, इसमें एक प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम क्या है कि पहले एक अलग चीज हो रही थी जी। पहले हम मतलब बढ़ने में टाइम नहीं लगाते थे। यस सर। करेक्शन कितना भी शार्प आए तुरंत बढ़ जाते थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अब उल्टा हो रहा है, गिरने में टाइम नहीं लगा रहे, टाइम बढ़ने में लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यस सर। टेक्सचर जो बदल रहा है बाजार का, पहले करेक्शन आता था, दिन में आया 200-300 पॉइंट का निफ्टी आया, खट 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 वापस ऊपर। यस सर, है ना, वो बोलते थे ना, बदले की भावना से ऊपर आता। बिल्कुल दिखता था भी, हाँ, वो दिखता था। अब उल्टा हो रहा है। अब आप धीमे धीमे 5 दिन में बढ़ते हैं जी, गिरने में 2 सेशन लगा। अब देखिए 18,200 से आपको नीचे आने में मुश्किल से 3 से 4 दिन लगे। 18,200 से 17,700 आ गए आप, 500 पॉइंट निकालने में हमने 3 दिन लगाए। करेक्ट, वो बदलाव हो रहा है। तो बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जब राइज मिलेगी, ओवरसोल्ड मार्केट है, वो सब सारे ट्रिगर्स अपनी अपनी जगह, तो ऊपर में हमें वो ध्यान रखना है कि कौन से लेवल के ऊपर फिर से मूड चेंज करें। बिल्कुल। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट अपसाइड लेवल्स हैं जो आपको रखने हैं नजर। ट्रेडिंग रेंज फिर क्या निकल कर आएगी? ट्रेडिंग रेंज 17,675 17,800 दिन की छोटी रेंज है, 17,625 17,875 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से काम चला लें, और बड़ी रेंज के तौर पर अगर आप देखें तो 17,575 से 17,900 की निकल कर आती है आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,750 38,225, ये एग्जैक्टली वही रेंज है जो गुरुवार की है, वही निकल कर आ रही है डेटा के लिहाज से। मीडियम रेंज 37,575 से 38,300 की है। 38,300 को पार करके टिके तो थोड़ी तेजी और बनेगी, और तब रेंज जो आपकी बड़ी वाली होगी 1000 पॉइंट की, 37,450 38,450। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रेडिंग रेंज आज की। अब डेटा समझाएं सर, थोड़ा जो पीसीआर का है, एफआईएस की पोजीशन का है, कैसे समझें? एफआईएस की पोजीशन में कोई खास बदलाव नहीं, आप कहें तो डेटा में यही विश्लेषण कर दूं। 3,931 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईएस की सेलिंग भयानक है, भयंकर है, डराने वाली है, और स्पेशली तब जबकि बाजार बहुत ज्यादा नहीं गिरे थे, 100 पॉइंट निफ्टी पर गिरे थे। इसका मतलब क्लियर कट है कि ट्रेडर्स लॉन्ग थे, एफआईएस ने दबाकर बेचा है। तो और वो भी कैश मार्केट की बिकवाली हमेशा मायने रखती है। फ्यूचर्स में हो तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं, लेकिन और दूसरी बात यह भी है दीप की इस बिकवाली में कहीं कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं थी। आई डोंट नो, पेटीएम का सेल फिगर इसमें हो सकता है कि पहले दिन, बाकी तो पहले दिन कौन बेचेगा सर? पहले दिन फंडी बेचेंगे, फंडी मिलते ही बेच दिया। ये क्या ऐसा है, रिटेल वाला तो कभी नुकसान में बेचता नहीं। हाँ,
है ना। और पेटीएम जैसा बड़ा नाम हो तो फिर कभी भी नहीं जी, करेक्ट। वो तो अच्छा लगे भी होंगे किसको, एक एक दो, जिसने जितना लगाया, करेक्ट। किसने 1 लोट लगाया तो 15,000 का है, किसने 2 लाख की भी लगी तो 2 लाख की जी। तो 2 लाख की पोजीशन में अगर आपके 50,000 का नुकसान हो रहा हो पहले दिन, तो आप तो नहीं बेचेंगे जी, करेक्ट। तो बेचा तो फिर फंड नहीं है। तो मुझे लगता है 3,900 करोड़ में अच्छा खासा बिकवाली का आंकड़ा पेटीएम का भी होगा, हो सकता है। पेटीएम इसलिए शायद आपको ब्रोडर मार्केट में जितनी कमजोरी हुई है उसके मुकाबले में आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। ब्लॉक डील्स में हालांकि है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी खासी बिकवाली डिलीवरी बेस पेटीएम में हुई होगी। घरेलू फंड्स ने अपनी क्षमता के मुताबिक काम किया। 1886 करोड़ की कैश मार्केट में उनकी खरीदारी ठीक है। वायदा कारोबार के आंकड़े ठीक है, ज्यादा खराब नहीं। 180 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली छोटी है। 80 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी छोटी है। 8,500 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे, इंडेक्स ऑप्शंस, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। एक्सपायरी के पहले हल्की फुल्की जो ऑप्शंस में खरीदारी है उसमें अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट है, तो ज्यादा उससे डायरेक्शन मूव आपके लिए है नहीं। ये आपके लिए एफआईएस के डेटा हो गए। पोजीशंस 17,600 ये आपका दिन के लिए ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जिनको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रख रहा हूं वो 17,675 का भी रख सकते हैं, कल के लोज के नीचे। मैं फिलहाल थोड़ा सा डीप दे रहा हूं 17,600। क्लोजिंग आपको लास्ट टाइम 17,671 की सबसे नीचे की क्लोजिंग मिली थी। उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो 17,670 के या 17,650 5-15 पॉइंट का एडजस्टमेंट आप अपने दिमाग से करिए, इतना थोड़ा बहुत इधर उधर हिल सकता है। सो 17,650 रखना तो वो रख लो। 17,670 बेसिकली स्टॉप लॉस होता है क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी दोनों ही के लिए स्टॉप लॉस एक ही। वैसे तो लॉन्ग पोजीशन पे सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके, कल भी गुरुवार को भी हुआ, बुधवार को भी हुआ, मंगल को भी हुआ। अब आपने काट लिया तो ठीक है, नहीं काटा तो अब आप रखिए स्टॉप लॉस 37,750 का, जो कि गुरुवार का लो है। वो आपका बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग साइड पर। शॉर्ट अगर आप हैं तो थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, वो इसलिए कि 100 पॉइंट अगर आप ऊपर खुल गए, थोड़ा बढ़ गए, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना, और वो होगा 17,950 का। डे ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए 17,950 ही गुरुवार का हाई भी है, उसके ऊपर निकले तो काटिए और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी पर 38,225 का हाई मिला था गुरुवार को, 38,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर आपको चलना है। जी क्लियर है सर। तो चलिए, ये है आपके लिए पोजीशंस की बात, जहां तक अनिल सर की तरफ से रहा है। मौजूदा पोजीशंस, नई पोजीशंस क्या करना है सर? खरीदे निफ्टी 17,625 17,700 की रेंज में आए तो, आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा गैप अप ओपनिंग के बाद, लेकिन आए तो खरीदना जरूर है। 17,500 का दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाना है। अगर वो लगाकर ट्रेड कर सके तो ही खरीदिए, नहीं तो खरीदिए भी मत। स्टॉप लॉस आपका दूर का ही निकल कर आएगा। ठीक है, 17,775 800 825 875 4 टारगेट छोटे, इनके लिए करनी है खरीदारी। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो बिल्कुल फिर गुरुवार का लो है, उसे स्टॉप लॉस समझिए 17,675। 17,688 का लो बनाया था आपने, 17,675 का स्टॉप लॉस हो गया आपका। 17,800 825 दो छोटे टारगेट जहां पर शायद हम खुलेंगे। 875 900 मीडियम टारगेट और 950 फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी निफ्टी में। और ज्यादा हो गया तो 18,000 18,025 दैट्स ऑल। बेचना चाहते हैं 17,875 से 17,950 की रेंज में बेचिए, वहां पर निफ्टी आता है। और 18,050 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 17,825 17,800 दो छोटे टारगेट, 775 मीडियम टारगेट है और 17,700 का फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है बिकवाली। और बाकी एग्रेसिव ट्रेडर्स 17,950 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। बड़ा गैप मिले आपको तो 17,950 को स्टॉप लॉस मानिए, बेच दीजिए। 17,700 675 625 और 575 ये 4 टारगेट। 600 के भी नीचे, हाँ एक बार 625 टच करके कभी आ सकता है। आज आए ना है अगले 1-2 दिन में, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए तो अगर नीचे के टारगेट नहीं होंगे तो उन्हें बेचना भी क्यों है। करेक्ट, फिर तो वो रेंज का इंतजार करेंगे। और आज जिस तरह से दिखा रहा है ऊपर का मौका मिले वहां बेचना चाहिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी में जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 38,225 38,450 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं। थोड़ा रिस्की है दीप जी सर। बैंक निफ्टी क्योंकि रिस्की क्यों है, देखिए दो चीज समझिए। बैंक निफ्टी में सेल कॉल में मुझे ज्यादा रिस्की लग रहा है, 2 वजह से। 2 दिन से बैंक निफ्टी कमजोर होने के संकेत दे रहा है। तो 38,000 और देखिए गुरुवार को भी सिर्फ 65 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो 38,225 450 की रेंज में बेचिए। 38,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस होगा। 38,050 37,975 और 37,750 ये टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली। एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी बेच सकते हैं, लेकिन मेरी राय होगी ना बेचें। हाँ। ओके। लेकिन फिर भी देखो मेरे बोलने से क्या होगा, समझो 250-300 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो बेचने वाले भी आएंगे। तो अगर आपको एक अच्छी ओपनिंग मिल जाए तो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 38,300 का। 38,300 के पार शॉर्ट मत रहिए। ओके।
देखो एग्रेसिव ट्रेडर में एक चीज समझ लीजिए, जब भी मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बोलता हूं तो ये मान के चलिए कि आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है और फॉलो करना है, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फेवरेबल बनता है जी। तो इसलिए अगर आपने नहीं रखा तो हालत खराब हो जाएगी, है ना, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे या ऊपर निकलता है जो भी पोजीशन है, वहां पे फिर मूव बढ़ाने के चांस बन जाते हैं। इसलिए 38,300 का स्टॉप लॉस रखिए, 37,750, 37,650 दो छोटे टारगेट, 575, 525 मीडियम, 425, 350 फाइनल टारगेट, जिनके लिए ऊपर में आपको बैंक निफ्टी में करनी चाहिए बिकवाली अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो। अब आइए खरीदारी जी। बैंक निफ्टी खरीदना है, खरीदने के लिए अच्छी जगह जो है वो 37,525 से लेकर 37,650 है। अगर इस रेंज में आए तो खरीदारी कीजिए। 37,350 का दूर का स्टॉप लॉस है, बहुत दूर का है मुझे पता है। अगर आप लगा सकते हैं तो ही खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिएगा। नहीं खरीदिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, स्टॉप लॉस यही रहेगा। ओके, अगर भाई इतना लंबा स्टॉप लॉस की ताकत नहीं तो मत करो, क्योंकि आप बैंक निफ्टी के मुंह बड़े आ रहे हैं जी। तो छोटा स्टॉप लॉस बनता नहीं, छोटा स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए तो ट्रेड नहीं करना है, करेक्ट। इससे बढ़िया मत करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर फेवरेबल नहीं लगता है छोड़ दो। ठीक है। 37,350 का स्टॉप लॉस है, 37,750 825 छोटे टारगेट है, 37,975 38,050 मीडियम टारगेट है और 38,225 का फाइनल टारगेट। ये अगर आप खरीदारी करते हैं तो यहां पर एक जो ट्रेड है वो चेक करना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी का, और वो ट्रेड है दीप 37,750 गुरुवार के लोस के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए। 38,050 छोटा टारगेट, 38,225 38,300 मीडियम टारगेट है, 38,450 और 550 बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में यहाँ चांस लेना चाहिए। क्लियर है सर, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, पर दोनों इंडेक्स में अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों तरफ के वैसे मौके बन सकते हैं आज, बहुत साफ दिख रहा है। हाँ चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे। एक जो चेंज दिख रहा है पिछले दो सेशन में, जो पहले था, जो हम बार बार कहते थे कि लेना है तो निफ्टी लो, बेचना है तो बैंक निफ्टी लो, दो सेशन से ये बदलाव हो रहा है कि लेना तो बैंक निफ्टी लो, बेचना है तो निफ्टी बेचो। आज भी ये होना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखा, हाँ बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, कम गिरेगा, ज्यादा बढ़ेगा। ये क्लियर है, आउट परफॉर्म का मतलब ये है। ठीक है सर, चलिए, बढ़ना है तो ज्यादा बढ़ेगा, घटना है तो कम घटेगा, तो कम घटेगा, ये क्लियर है। बैंक निफ्टी पर रहेगी आज स्पेशल नजर। डेटा भी थोड़ा समझा दे सर, वायदा कारोबार से कोई इंपॉर्टेंट लेवल? हाँ बिल्कुल है दीप, 17,800 मेक और ब्रेक लेवल है। तेजी 17,800 से गिनिए, 35 पॉइंट बढ़ जाए तो सोचिए मत कि आप तेज हैं। 17,800 से ही आपको तेजी का मूड बनाना है। क्यों? 17,800 के पुट पर 24 लाख शेयर है, कॉल्स पे 26 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है। लेकिन 19 लाख शेयर 17,800 के कॉल राइटर्स गुरुवार को ही ऐड हुए हैं। तो जब आप 17,825 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही आपका पहला मजबूती का संकेत आएगा। अदरवाइज 17,800 825 आपके लिए पहली रुकावट की रेंज है और उसके ऊपर ही आपको तेजी सोचनी है। क्लियर है? उसके नीचे जब तक है तब तक आप कमजोरी है। तो आप 35 से लेकर लगभग 60 पॉइंट बढ़ भी जाए तब तक भी आप कोई खास मजबूत नहीं है, पहली चीज। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 18,000 अब आपसे पार नहीं होगा आसानी से। एक्सपायरी तक 18,000 आपके लिए बड़ा माउंट एवरेस्ट है जिस पर चढ़ना मुश्किल काम है, ठीक है ना। सो 18,000 के ऊपर बंद होने के बाद ही मूड माहौल बदलेगा, ये ध्यान में रखिए। 18,000 के कॉल ऑप्शन पर 58 लाख शेयर है और अगला अहम सपोर्ट जो आ रहा है एग्जैक्टली 250 पॉइंट नीचे है। 250 पॉइंट ऊपर 18,000 तगड़ा रुकावट है, 17,500 अगला अहम सपोर्ट है। तो एक्सपायरी के हफ्ते में 500 पॉइंट की रेंज के डेटा बने हुए निफ्टी में इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी रेंज भी बड़ी हो रही है। अब आइए बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास जहां हम बंद हुए, यही मेक और ब्रेक लेवल है दीप। 38,000 के पुट पर 13 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 38,000 के कॉल्स पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं 15 लाख शेयर के। और आज आप 38,000 के ऊपर खुल के टिकेंगे तो 38,225 38,300 तक जाएंगे, क्योंकि 15 लाख शेयर में से 13 लाख शेयर कल ही जुड़े, गुरुवार को ही, ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार ऐसा लग रहा है 38,225 38,300 तक का एक चांस बैंक निफ्टी ले सकता है। वहां पर पावर देखेंगे कि कितना बचा है नहीं बचा है, ये डेटा में नजर आ रहा है आपके लिए। तो बैंक निफ्टी में एक ही लेवल दिख रहा है 38,000 और कुछ नहीं। ठीक है सर, क्लियर है, नजर रहेगी आज। थोड़ा जैसे अनिल जी कह रहे हैं, बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है, नजर रखेंगे उस पर। वैसे एक्सपायरी का वीक है सर, तो बैन लिस्ट भी छोटी होती दिख रही है, हालांकि कुछ नए एडिशंस भी हैं। एस्कॉर्ट्स और वोडाफोन वापस बैन में आ गए हैं। एस्कॉर्ट्स ऑफकोर्स जो बड़ी हमने मूव देखी थी, पर IRCTC इंडिया बुल्स बैन से बाहर आ गए हैं। नैल्को BHEL सन और सेल ये बैन में बने हुए हैं। बिगुल बजा दो आप। बिगुल बजा देते हैं अनिल जी के लिए। स्टॉक ऑफ द डे, बड़े दिनों बाद फिर से एक बाय कॉल आ रहा है IRCTC पर। दो वजह दी, एक तो ये कि आज बैन से बाहर भी निकल रहा है। दूसरी वजह ये कि अब
गर्मा गर्म खाना मिलेगा ट्रेन में फाइनली। हाँ फाइनली, और फ्लाइट में भी इसकी बड़ी जरूरत है। मैं मतलब इस वीकेंड आपने तो देखा होगा। 3 दिन मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। अच्छा। अरे मुश्किल होती है। हाँ मतलब और मतलब वो ठंडे सैंडविच खाने से जुकाम भी हो जाती है, ये भी पता चला है मुझे। मतलब वो डीप फ्रीजर वाले सैंडविचेस वैसे ही निकल कर आते हैं, बिल्कुल। या फिर वो मतलब गर्म पानी में पोहा डाल के, उपमा डाल के, मतलब टेस्ट खराब हो जाता कोई है। मतलब राजस्थान या इंदौर का आदमी कैसे वो वाले पोहे खाएगा, मतलब जिसने जिंदगी भर बहुत अच्छे वाले पोहे खाए। Correct। हाँ ये जरूर है, मिलेनियल्स नई जनरेशन के लिए ठीक है कि भाई मैगी में पानी डालो, खा लो, उनका काम चल जाता है। हम मैगी वाले लोग हैं नहीं एक्चुअली। सो ठीक है, तो IRCTC मेन चीज़ है कि IRCTC के लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन है, लेकिन इसको लेने के पीछे ज़्यादा रीजन टेक्निकल है दीप, क्योंकि बैंक से बाहर निकल रहा है तो थोड़ा एक मूव ऐसे भी दे सकता है। बहुत गैप से खुले तो छोड़ दें, 905, 915, 920 के टारगेट के लिए है। 870 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है सारे लेवल्स फ्यूचर्स के। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए IRCTC फ्यूचर्स में खरीदारी की राय अनिल जी की तरफ से। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जितना जगह में घूमने आजकल है ना, मतलब किसी भी रिमोट से रिमोट जगह पर जाओ, एक ज़माना था किसी भी रिमोट जगह पर हिंदुस्तान में आप घूमने जाओ तो आपको समोसा मिल जाता था, पकोड़े मिल जाते थे। अब समोसा पकोड़े मिले ना मिले, मैगी जरूर, मैगी मिल जाती है। बिल्कुल सर, है ना। और वो भी इसलिए बनाने वाले के भी आराम है कि भाई पैसा जितना आदमी जो आ रहा है कुछ तो खाएगा, जो कौन मेहनत करे। मतलब तेल उबालो, तलो और ये वो, उससे बढ़िया मैगी भेज दो, मार्जिन तो उतने ही आ जाते हैं, और स्टोरेज भी आसान तो। हाँ स्टोरेज आसान। ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, मतलब रिमोट से रिमोट एरिया में आप चले जाओ, एकदम कोई बड़े से बड़े, मतलब एकदम लेह लद्दाख टाइप पहुंच जाओ कहीं, मतलब एक्चुअली ये ट्रेंड वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि लेह लद्दाख में आसान रहता है मैगी सर्व करना, वहां से फिर इतनी ही वो हो गई है कि अब हर जगह आप देख रहे हैं कि ऐसा हो। बिल्कुल, और कहीं कहीं जगह तो मैंने देखा, एक बार मैं इंदौर में गया था सराफा में, वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ 40-50 तरह की मैगी बनती है। गजब है, गजब है। इनोवेशन है सर उसमें। बहुत नई इनोवेशन है, कुछ अच्छे कुछ खराब, बट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। IRCTC आज का स्टॉक ऑफ द डे, खरीदारी करके चले, वापस आपको ट्रेन में गर्मा गर्म खाना अब मिल जाएगा, ऐसी अनुमति कंपनी को मिल गई है। आइए IRCTC जैसे और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर करेंगे रिएक्ट, जानते हैं इसके बारे में देवांशी और वरुण के साथ, और फिर ब्रोकरेजेस पर कुशल हमें बताएंगे। शुरुआत करते हैं आपसे, देवांशी बताएं आज की कुछ ट्रिगर्स और खबरें। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आप देखिए, सबसे पहले गो कलर्स या गो फैशन का जो IPO है, जो आखिरी दिन है, आज IPO बंद होता हुआ दिखेगा। और आप देखिए, जो गुरुवार को हमने डेटा देखा था उसमें टोटल जो IPO है वो 6.87 टाइम्स भरता हुआ दिखा, QIB से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा, और जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो करीब 25 गुना भरता हुआ दिखा है। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आज आखिरी दिन है, बंद हो जाएगा आज आखिर में IPO। और भारत गैस का 10 करोड़ का जो राइट इश्यू है वो आज से खुलता हुआ दिखेगा, 10 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। 105 का इसका प्राइस है, और 9.3 लाख शेयर्स कंपनी इशू करती हुई दिखेगी। टेक्सटाइल फुटवेयर स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको अब ठीक किया गया है, उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है, और इसी के चलते नए साल में जो जूते हैं, कपड़े हैं, वो और महंगे होते हुए दिखेंगे। जो 12% का रेट है वो सारे ही फुटवेयर और साथ ही टेक्सटाइल्स और जितने भी आप देखिए जो इंडस्ट्री है उस पर लगता हुआ दिखेगा। अपैरल पर भी 12% तक की GST लगते हुए दिखेंगे। और आप देखिए, जो 5% का GST था वो हट गया है, वो बढ़ाकर 12% तक कर दिया है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री पर आपको नजर रखना है, जहां पे सऊदी अरामको को O2C कारोबार में 20% हिस्सा बेचने के प्लान को फिलहाल रोक दिया है। प्लान को इवैल्यूएट करने की जो मांग है वो करी जा रही है। NCLT में O2C कारोबार को अलग करने की याचिका को वापस लिया गया है। इसके चलते आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप नजर रखें, थोड़े से सेंटिमेंट वाइज नेगेटिव खबर अब आती हुई दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। बिल्कुल, और इस पर ढेरों ब्रोकरेज की भी राय है, उस पर भी डालेंगे नजर। पर कुछ और खबरें पहले जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। ओके दीप, तो सबसे पहले यहाँ पे MTNL MSTC यहाँ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि BSNL MTNL की जो 6 नॉन कोर संपत्तियाँ हैं उनकी नीलामी शुरू हो चुकी है। MSTC के पोर्टल पे जो नीलामी है वो हो रही है, तो इसके चलते इन दोनों काउंटर्स पे आप नजर रखिएगा। भारतीय एयरटेल टैरिफ दरों में कंपनी ने बदलाव किए हैं। 28 दिनों के जो पैक है उसकी कीमत अब 79 रुपीज़ से बढ़ा के 99 रुपीज़ कर दी है। बढ़ी हुई दरें जो है वो 26 नवंबर से लागू होगी, और फिर से इस कंपनी ने कहा है कि आरपूस को 200 रुपये तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। पेटीएम 27 नवंबर को ये कंपनी जो है अपने नतीजे घोषित करने वाली है, उसके लिए बोर्ड की बैठक है। लेकिन साथ साथ अक्टूबर का बिजनेस अपडेट इस कंपनी ने दिया है, जहां पे GMV में करीब 131% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, यानी ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू जो है इस पास की बढ़ोतरी हुई है। और लोन डिसबर्सल जो है
थ्रू द प्लेटफॉर्म्स, उसमें करीब 418% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। तो अक्टूबर का बिजनेस अपडेट वैसे तो अच्छा है। जेबीएम ऑटो यहाँ पे नजर रखेगा। 8 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पे ये कंपनी विचार करने वाली है। और आखिरी में शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे इस कंपनी के बेंगलुरु के एक यूनिट है, यूनिट 3, उसको यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिली है। बेसिकली यूएस एफडीए ने इस कंपनी की जो यूनिट है उसमें 15 से 18 नवंबर के बीच में रिव्यू किया था, रिमोट रिकॉर्ड रिव्यू, और उसमें इनको कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं मिले हैं। तो ये अच्छी खबर शिल्पा मेडिकेयर के लिए। बिल्कुल, तो अच्छी खबर शिल्पा मेडिकेयर के लिए। कुछ और फार्मा खबरें और अन्य खबरें देवांशी आपके पास भी हैं, बताएं इनके बारे में। क्रेडिला हेल्थ केयर, इस पर आपको नजर रखनी है, जहां पे उनके एक इंजेक्शन के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। जो बोन मैरो कैंसर में ये इंजेक्शन यूज होता है, इसके लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है, ये पॉजिटिव है। नजारा टेक प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से 2206 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर्स जारी किए हैं। और आप देखिए प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट को भी ये शेयर्स जारी कर दिए गए हैं। कुल मिला के 315 करोड़ रुपए कंपनी ने रेज किए हैं। आर्टसन इंजीनियरिंग, इसके लिए अच्छी खबर है। टाटा प्रोजेक्ट से कुल मिला के करीब 40 करोड़ के ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं। 20 करोड़ के 2 ऑर्डर्स जो हैं वो कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही डॉलर इंडस्ट्रीज कंपनी ने पेपे जीन्स के साथ जो जेवी किया था उस करार को रद्द कर दिया गया है। अब पेपे जीन्स की जो हिस्सेदारी है वो गोट ब्रांड्स फैशन जो है, सिंगापुर की जो कंपनी है गोट ब्रांड्स लैब, ये खरीदती हुई दिखेगी। और इसके चलते आप देखिए आज डॉलर इंडस्ट्रीज और गोट के बीच में अब नया जेवी बनता हुआ दिखेगा। इसके चलते डॉलर इंडस्ट्रीज पर नजर रखे। और साथ ही लिकर स्टॉक्स, जहां पे महाराष्ट्र सरकार ने इंपोर्टेड लिकर पर एक्साइज ड्यूटी को 50% तक घटा दिया है। ड्यूटी को विस्की, रम, ब्रांड, जो वोडका है, इन सब पर जो रेट्स हैं वो घटा दिए हैं। सारी जितने भी ब्रांड्स हैं उन पर घटा दिए हैं। और साथ ही एविएशन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, जहां पे स्पाइस जेट, इंटरग्लोब, इसके लिए पॉजिटिव है। इनका जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। इंडिगो का मार्केट शेयर 56% से घटा है 53% पर। और स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है वो 8.5% से बढ़कर 9% पर पहुंचता हुआ दिखा है। एयर इंडिया का मार्केट शेयर 12% से बढ़कर 13% पर पहुंचता हुआ दिखा है। ये जो सारे आपने नाम बताए हैं, ये प्रोडक्ट है या ब्रांड है? नहीं, वो ब्रांड, माफ कीजिएगा, वो प्रोडक्ट्स थी। तो सारे प्रोडक्ट्स पर जो अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं हर एक प्रोडक्ट की एक टॉप ब्रांड बताओ तो आप बता दें। नॉट रियली याद, इतना याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हमारे पास बंसल जी है। चिंता न करें। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर है। तो आज ये स्टॉक्स भी एक्शन में रहने वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ प्रमोटर एक्शन भी हुआ है, वरुण जरा ये भी बता दें। ओके, तो सबसे पहले यूपीएल और इस कंपनी के प्रमोटर यूनिफोर्स एंटरप्राइजेस यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि यूनिफोर्स एंटरप्राइजेस ने 17 और 18 नवंबर के बीच में यूपीएल में करीब 2.88 लाख शेयर जो है उनको खरीद लिया है। गुजरात फ्लोरो प्रमोटर्स की लगातार बिकवाली जारी है। 18 नवंबर को भी करीब 12,530 शेयर जो है उनको बेचा है। मैंगलोर केमिकल में प्रमोटर्स ने 18 नवंबर को 1 लाख शेयर खरीदे हैं। लिंकन फार्मा में प्रमोटर्स ने 25,000 शेयर खरीदे हैं। ऑरिकॉन एंटरप्राइजेस में 50,000 शेयर खरीदे गए हैं। इंटरनेशनल कन्वेयर्स यहाँ पे 17 और 18 नवंबर को करीब 72,000 शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंड के तरफ से 18 नवंबर को खरीदारी हुई है। 5.63 लाख शेयर जो है वो इस फंड ने इस कंपनी में 18 नवंबर को खरीदा है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों प्रमोटर एक्शन फंड। हाँ जी, ये था कि ड्यूटी जो है वो विस्की, रम, ब्रांडी, जिन और वोडका पे घटा है, लेकिन बियर और वाइन्स पे नहीं है। बियर और वाइन्स पे नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर नहीं है, लेकिन बियर और वाइन पे नहीं हमारे तो सब एक ही है। अल्कोहल मतलब अल्कोहल, अपने सीधी सी बात है। हमारा तो हम तो डिफरेंशिएट करनी है बस, संभाव। यूजर्स पर काफी कुछ हो गया इसमें। पर ये है आपके लिए आज की सारी खबरें। आइए एक बार जरा ब्रोकरेजेस पे भी डालें नजर एफआईआर में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? देखिए दीपांशु, मॉर्निंग सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर रिपोर्ट्स 4 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं, जिसमें सबसे पहले जेफरीज ने टारगेट कट किए हैं। 3,000 से घटाकर 2880 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। हालांकि खरीदारी की जो राय है वो अभी भी बरकरार रखी है, बट डेफिनेटली जो न्यूज़ आती हुई दिखी है वो ये मान रहे हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट है जिस तरह से कच्चा तेल $80 पर कारोबार कर रहा है। और साथ ही अरामको के जो चेयरमैन है वो भी इनके बोर्ड पर आते हुए नजर आए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फोकस रखना है। साथ ही 3 और ब्रोकरेज हाउसेज जिसमें नोमुरा, क्रेडिट स्विस और
जेपी मॉर्गन है, उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग जो है बरकरार रखी है और टारगेट्स नोमुरा ने 2850 के दिए हैं, 2450 के टारगेट्स क्रेडिट स्विस के हैं और अंत में जेपी मॉर्गन 2575 के लक्ष्य ये भी दे रहे हैं, बट लक्ष्य में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही दूसरा जो रिपोर्ट है वो है गोल्डमैन सैक्स ने कोल इंडिया पर दिया है, जहां पर डाउनग्रेड किया इन्होंने न्यूट्रल से सेल की रेटिंग पर और अब लक्ष्य 165 से घटाकर 140 रुपए कर दिए हैं। ये मान रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल चैलेंज जो है कंपनी को होता हुआ दिख सकता है, जिस तरह से रिन्यूएबल पावर जनरेशन पर अब फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है अक्रॉस द ग्लोब और साथ ही ईएसजी कंसर्न्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो हेवी कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो है वहां पर कहीं ना कहीं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्दर इंपैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। क्रेडिट स्विस ने एस्कॉर्ट्स पर खबर डाली है, जिस तरह से लास्ट वीक हमने कुबोटा के साथ जो इनकी डील की अनाउंसमेंट्स होती हुई दिखी थी, उसको लेकर कंपनी ने न्यूट्रल की राय तो बरकरार रखी है, बट डेफिनेटली टारगेट करीबन 10% ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। 1560 रुपए से बढ़ाकर अब टारगेट 1710 रुपए का कर दिया। हालांकि करंट मार्केट प्राइस जो है 1803 रुपए का है। तो डेफिनेटली यहां पर कुबोटा की जो कोलैबोरेशन हुई है उससे आगे चलकर वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है उस पर भी कंपनी काफी बड़े स्तर पर लेवरेज कर सकती है। सीएलएसए की राय है फीनिक्स मिल्स पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 1300 रुपए के टारगेट यहां पर भी दिए हैं इन्होंने। ये मान रहे हैं कि जिस तरह से बैलेंस शीट इनकी रेडी है वो आगे के लिए मल्टीफोल्ड ग्रोथ के लिए कंपनी काफी बेहतर पॉजिटिव ग्राउंड्स पर देखने को मिल रही है। और साथ ही जो रीसेंट स्टेक डाइवेस्टमेंट इन्होंने एक प्रोजेक्ट में किए हैं वो करीबन इनके शेयर में 38 रुपए प्रति शेयर का जो है राइज होता हुआ दिख सकता है। मॉर्गन स्टैनले ने ओएनजीसी पर भी रिपोर्ट दी है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। 235 रुपए के टारगेट्स हैं, अनचेंज्ड हैं, बट काफी सारे टेल विंड्स हैं जहां पर ये मान रहे हैं पॉलिसी, कमोडिटी और रिफाइनिंग मार्जिन्स को लेकर आगे चलकर आउट परफॉर्मेंस मेंटेन रह सकती है। और ऑटो स्टॉक्स पर लगातार रिपोर्ट्स लाती हुई नजर आ रही है मॉर्गन स्टैनले, जहां पर इन्होंने इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प पर मेंटेन अंडरवेट रखा है 2470 रुपए के टारगेट के लिए। साथ ही बजाज ऑटो पर भी यहां पर इन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है 4742 रुपए के टारगेट के लिए। और अंत में अशोक लेलैंड पर भी ये रिपोर्ट इन्होंने निकाली है, जहां पर ओवरवेट रेटिंग के साथ इन्होंने 159 के टारगेट्स दिए हैं। तो ये 3 रिपोर्ट्स मॉर्गन स्टैनले के ऑटो स्टॉक्स पर। ओके, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ है तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। माफ कीजिएगा, पिक ऑफ द वीक सोमवार है, लंबे वीकेंड के बाद तो थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। चलिए आइए करते हैं सिद्धार्थ जी के साथ शुरुआत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। सोमवार का दिन और पिक ऑफ द वीक है, तो ऐसा ही स्टॉक देना चाहिए जो फंडामेंटली और रिजल्ट वाइज सबसे बेस्ट हो, और वो उसमें से एक कंपनी लेके आया हूं, गुजरात फ्लोरोकेमिकल। गुजरात फ्लोरो पे खरीदारी की राय है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो करीबन 56% का परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला है। मार्जिन की बात करें तो 25% से बढ़ के 30% पे मार्जिन आ गए हैं। वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन दोनों ही दमदार हैं। अगर केपेक्स करने वाली है ये कंपनी, ये साल में 600 करोड़, आने वाले साल में 900 करोड़ और FY24 में 1000 करोड़ का केपेक्स कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम में भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा गुजरात फ्लोरो का। इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट हमारा निवेश के पर्सपेक्टिव से 2524, 2524 है। ठीक है, 1 रुपया और थोड़ी मेहनत ज्यादा कीजिए, 2525 का टारगेट लगा दिया। 2524 में याद रखना मुश्किल है। 25 ये है टारगेट आपके लिए गुजरात फ्लोरो में सिद्धार्थ जी की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा अनिल जी हफ्ते का शेयर है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज पर खरीदारी की राय है 1600 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1693 के टारगेट के लिए यूबीएल है मेरा पिक ऑफ द वीक। लेकिन बियर पे ड्यूटी कम नहीं हुई, बियर और वाइन पे नहीं हुई। ओके, तो कोई बात नहीं, आपको पसंद है यूबीएल तो आप जरूर रिकमेंड करें, लेकिन मैकडॉवेल पर भी नजर जरूर रखें, उनके लिए अच्छी खबर है आज के सेशन में। तो बंसल जी का पसंद है यूबीएल। आइए विश्वेश जी भी हमारे साथ है तैयार। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अदानी स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट है, और लास्ट वीक हमने अदानी ग्रीन में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी थी। मुझे लगता है 1345 का क्लोज था, तो यहाँ पे 1300 के स्टॉप लॉस से अनिल जी अदानी ग्रीन को खरीदना चाहिए ये वीक के ड्यूरेशन के लिए। और मुझे लगता है अपसाइड में 1440 के टारगेट रहेंगे अदानी ग्रीन में। अदानी ग्रीन ये है वो स्टॉक जहां पर करनी है आपको खरीदारी, ये राय है आपके लिए।
विश्वेश जी की तरफ से आती हुई। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, शेयर आप ही का है, यानी कि आप ही के अधिकार क्षेत्र का शेयर है। स्टॉक का नाम है बीएससी और बीएससी में अनिल जी खरीदारी की राय है। आप देखिए, जब बाजार का पिछले सप्ताह लड़खड़ा रहा था, उस समय भी हमने देखा कि बीएससी जो है वो अपना मोर्चा संभाले हुए था, बड़ा ब्रेकआउट आया और मुझे उम्मीद है अनिल जी इस पूरे सप्ताह बीएससी में कम से कम 10-12% की तेजी देखने को मिलेगी। खरीदारी की राय है 1560 पर स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है 1750 रुपए के तक के लेवल्स आपको बीएससी में देखने को मिलेंगे। 1750, वाह क्या बात है, जरूर, बहुत ही बढ़िया। तो बीएससी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए पिछले हफ्ते हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था। बीएससी खरीदारी करने के लिहाज से रखिए, इस स्टॉक में एक्शन भरपूर होने की तैयारी, भरपूर एक्शन होने की तैयारी। एक और स्टॉक में जिसमें आप सब लोग रिकमेंडेशन दे देकर दुखी हो रहे थे, आज आपके चेहरों पर मुस्कान आनी चाहिए, इंक्लूडिंग आशु मदान साहब। भारतीय एयरटेल बड़ा हाइक किया है प्रीपेड सर्विसेज में, जहां पर लगभग 25% की हाइक हुई है। 80 रुपए लगते थे, अब 100 रुपए लगेंगे। ये बड़ी हाइक होती हुई दिखी है उनके प्री प्लान्स में। 79 में मतलब एक रुपए में अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूँ, 1 रुपए मैंने सिद्धार्थ जी का भी बढ़ाया है। तो 80 रुपए के बजाय अब 100 रुपए लगेंगे। सिद्धार्थ जी राय दें आपकी, भारतीय एयरटेल, आइडिया, क्या सबके लिए अच्छी खबर है? बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि अनिल जी अगर आरपू की बात करें या जो हमारे यहाँ पे बिल्स आते हैं या जो भी हमारे चार्जेस लगते हैं, वो दुनिया में सबसे सस्ते अगर हो तो वो भारत में है। तो डेफिनेटली आरपूज इंप्रूव होंगे। ये जो कदम उठाए हैं भारतीय एयरटेल ने, तो आरपूज इंप्रूव होंगे और आरपू इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल पे हम बहुत पॉजिटिव है और आज से नहीं, करीबन 600 के लेवल से हम पॉजिटिव है और भारतीय एयरटेल यहाँ से भी अगर कोई गिरावट मिले तो खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ओके, यहाँ से भी गिरावट मिले, गिरावट तो मिलेगी नहीं, खरीदारी करनी जरूर है। ये है आपके लिए आए। हिमांशु जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड टू द एंटायर पैनल। अनिल जी, 2 स्टॉक्स हैं, एक खरीदारी का आइडिया है, एक बिकवाली की सलाह रहेगी। तो जो स्टॉक खरीदना है वो है सोलार इंडस्ट्रीज का, कैश सेगमेंट का स्टॉक है। 2777 के आसपास का लास्ट वीक हमने क्लोज देखा है। और अनिल जी, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वीकली चार्ट्स पर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। काफी हफ्तों की कंसोलिडेशन के ऊपर यहाँ पर लास्ट वीक क्लोजिंग आते हुए नजर आई है। तो मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 2965 रुपए का पहला टारगेट और 3050 का दूसरा टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। 2710 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। और जो शॉर्ट साइड में एनर्जी स्टॉक है वो है अमारा राजा बैटरीज का। तो यहाँ पर जो वीकली क्लोज है वो काफी कमजोर है। स्टॉक 670 का मल्टीपल सपोर्ट जो था उसके नीचे क्लोज हुआ है और लगातार यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी विजिबल है, बनते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर 655-658 की रेंज में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 615 और 600 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 671 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। ओके, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ये है 2 आइडियाज आपके लिए। अमरा राजा बैटरीज में यहाँ पर बिकवाली करने की राय है हिमांशु जी की तरफ से, और सोलर इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। और स्टॉक्स जहाँ पर रहेगा एक्शन, और उन्हीं पर करते हैं बात। और आज खबरें ढेर सारी है। रिलायंस के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है कि सऊदी अरामको जो यहाँ पर इनके O2C कारोबार, ऑयल टू कंज्यूमर कारोबार में स्टेक खरीदने का सोच रहा था, वो मामला होल्ड पर है। अब वो स्टेक नहीं बेची जाएगी। रिलायंस ने पिछले हफ्ते थोड़ी कमजोरी के संकेत दिए थे, हम सोच भी रहे थे कि बहुत कम ऐसा देखने को मिला। दीप याद है कि जब टॉप लूजर रिलायंस का, रिलायंस और डेज लो पर बंद हो रहा था लगातार 2-3 दिन, तो शायद कहीं न कहीं थोड़ा सा अंदाजा रहा होगा। हालांकि गुरुवार को रिकवरी जरूर आई है। 2473 ये लेवल पर जाकर हुआ है बंद। विश्वेश जी रिलायंस के चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। देखिए अनिल जी, एक चीज़ समझनी होगी कि ये काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास है 2450, और 2450 अगर अनिल जी टूटता है तो अगला लेवल वो मुझे लगता है कि सितंबर 21 में था, वो समवेयर अराउंड 2350 था। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मुझे लगता है शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद अगर 1-2% नीचे करता है तो उसके बाद में सीधा सपोर्ट 2350 के आसपास है। तो मुझे लगता है 2350 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे खरीदने का मन बनाना चाहिए, बिकॉज वो जो स्विंग लो है वो एग्जैक्टली सितंबर 21 का हाई भी है। तो मुझे लगता है 2350 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां आए तो खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन वहां तक आ सकता है। तो 2350 तो 125 रुपए दूर हो गया सर। तो आज देखो ये वाली खबर खराब है, लेकिन साथ ही भारतीय की टेरिफाई की अच्छी खबर भी है, बहुत अच्छी खबर, तो पूरे सेक्टर के लिए अच्छी है। ऐसे में क्या करेंगे सिद्धार्थ जी, जरा आप बताइए रिलायंस पर फंडामेंटल राय। देखिए अनिल जी, ये है तो नेगेटिव खबर,
बट ओवरऑल तरीके से अगर आज की तारीख में रिलायंस को अगर आंकते हैं फंडामेंटल के हिसाब से, तो पहला होगा जियो और दूसरा होगा रिलायंस रिटेल। तो ये दोनों ही मजबूत है और मैं मानता हूं कि यहाँ पे स्टॉक पे ज्यादा कमजोरी नहीं होनी चाहिए और रिलायंस हमेशा से सदाबहार है, तो आप हर एक डिप पे अगर आए तो ऐड करें। ओके, डिप में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। आइए, जय ठक्कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय, गुड मॉर्निंग, हफ्ते का शेयर बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, एक स्टॉक है जो बेचने, बिकवाली की वहां पे सलाह है मेरी, बेचने की सलाह है मेरी, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसका फ्यूचर्स अगर हम देखें अनिल जी तो लगभग 406 के आसपास क्लोज हुआ है। इसको बेचने की मेरी सलाह है। ऊपर में उसमें स्टॉप लॉस अनिल जी रखना होगा 422, 406 के करीब क्लोज हुआ है, 422 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइए। दो टारगेट दूंगा अनिल जी इसमें। पहला जो टारगेट इसका निकल कर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 387 एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है दैट इज 375, 387, 375। ये दो टारगेट्स के लिए बेचे LIC हाउसिंग फाइनेंस। क्लियरली इसका मोमेंटम वीक हो चुका है अनिल जी। अपने 200 डेमा, 50 डेमा दोनों ही क्रूशियल मूविंग एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली मोमेंटम क्लियरली एक सेल मोड में आ चुका है एंड इसलिए पिक ऑफ द वीक में ये सेल कॉल दिया है। एंड अनिल जी, इसमें क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है, इनफैक्ट एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है। इससे पहले भी एक पुट ऑप्शन रेकमेंड किया था, वहां पर टारगेट हासिल हुआ है। अब इसके राइट शोल्डर में भी HNS है। सो ओवरऑल काफी वीक पैटर्न है और मोमेंटम भी वीक है। मोमेंटम भी वीक है, वीक पैटर्न भी है, तो देखते हैं किस तरह का एक्शन बनेगा। सिद्धार्थ जी, एक खबर आई है टेक्सटाइल और फुटवेयर स्टॉक्स के लिए, जो एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसको सरकार ने ठीक करा है, पर इसका मतलब यह है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर GST 5% से बढ़कर 12% हो जाएगा। सितंबर में ऑलरेडी खबर आ चुकी थी, बट ये फाइनली नोटिफाई हो गया है और नए साल से शुरू भी होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। कैसे समझे सर इसके इम्पैक्ट को? शॉर्ट टर्म नेगेटिव माना जा सकता है चुनिंदा टेक्सटाइल और फुटवेयर स्टॉक्स के लिए सर? एक नीजर्क रिएक्शन जरूर रहेगा शॉर्ट टर्म नेगेटिव, जैसे आप बता रहे हैं ये सारी स्टॉक्स पे, बट फुटवेयर तो नहीं, बट टेक्सटाइल तो सदाबहार है और टेक्सटाइल्स में यहाँ पे भी आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि टेक्सटाइल का जो स्पेस है, ओवरऑल जो फंडामेंटल जो प्रॉफिटेबिलिटी पूरे साल में जो चल रही है वो कई सालों के अभी शिखर पे है। तो मैं मानता हूं कि टेक्सटाइल पे तो अभी भी अगर कहीं गिरावट मिले तो जरूर खरीदारी करें। तो ये है आपके लिए टेक्सटाइल स्टॉक्स, नजर रखें। और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पर आई थिंक थोड़ा कम इम्पैक्ट होना चाहिए, जो घरेलू कंपनीज है वहाँ पर ज़्यादा एक्शन रहेगा। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स या फिर वेल्सपन पर रिलेटिवली लोअर इम्पैक्ट रहेगा, ऐसा बाजार मान रहा है। नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर। नजर रखनी है MTNL और MSTC, इन दोनों काउंटर्स पर ही हमारी खबर पर भी मोहर लगी है। BSNL MTNL के 6 नॉन कोर एसेट्स की नीलामी होगी और MSTC के प्लेटफॉर्म पर ये होने वाला है। तो ऑलरेडी ये मार्केट ने खबर देख ली थी थर्सडे को कि होने वाला है, बाकी डिटेल्स फिर ओवर द वीकेंड आई। MSTC थोड़ा सुस्त रहा है। कुणाल जी, जरा MSTC के चार्ट्स देखकर बताएं किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए सर? देखिए, करेक्शन आ चुका है यहाँ पर दीपांशु। ये स्टॉक लगभग आप देखिए 520, 530 के लेवल से करेक्ट हुआ और 350 के आसपास स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट है, 19 स्तरों के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पुलबैक के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलबैक आया तो जहां गैप बना था 420 रुपए के आसपास, उन लेवल्स तक ये काउंटर बड़ी आसानी से जा सकता है। तो मेरी राय में यहां पर एक अच्छा अपसाइड बनेगा। 350 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली रखना चाहिए 345 पर। 345 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 415 का टारगेट होगा। तो यह है आपके लिए MSTC। एक खबर है UPL पर, और पिछले हफ्ते जय और सिद्धार्थ जी दोनों की तरफ से ये स्टॉक रेडार पर भी था। जय, एक बार जरा आपसे लेवल्स पूछना चाहूंगा। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से हमने एक्शन बनते हुए देखा है, करीब करीब 3 लाख शेयर्स प्रमोटर ने 17 और 18 तक को खरीदे हैं। जरा UPL पर अपनी राय दें जय, लेवल्स के हिसाब से। बिल्कुल, दीप, मैं कहूंगा देखिए, इसमें अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो काफी ओवरसोल्ड ये स्टॉक नजर आ रहा है। डेली चार्ट में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आया। लास्ट 2 दिन में हाई लेवल से हमें एक ट्रेडी सेलिंग देखने मिली है, बट इसका एक सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो है 730 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करता है तो ये स्टॉक में फिर से एक बाउंस आपको देखने मिलेगा। ऑन द अपसाइड लगभग 760, 765 तक के लेवल तक आपको ये वीक में बाउंस देखने मिलेगा। 730 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो ब्रेक होता है, देन यू कैन अज्यूम दैट कि पूरा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। टिल देन आई थिंक ये जो भी हायर लेवल से आपको सेलिंग दिखने मिली है, दैट शुड टेक सपोर्ट एट 730 एंड स्टॉक शुड बाउंस फ्रॉम हियर ऑन।
ओके, तो 730 पर सपोर्ट है, वहां से एक्शन आना चाहिए। सिद्धार्थ जी, आपकी भी राय, प्रमोटर की तरफ से खरीदारी है, यूजुअली एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरह से देखा जाता है ऐसे सर? बिल्कुल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और एग्रोकेमिकल में 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और भारत में तो सबसे बड़ा है एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर्स, साउथ अमेरिका, यूरोप और दूसरे सब कंट्रीज में। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में रियलाइजेशन भी बेहतर होंगे, और यहाँ पे हम बहुत ही पॉजिटिव, कुछ नहीं तो दीपांशु अगर माने तो 15 से 20% का यहाँ से भी रिटर्न बैठ सकता है निवेश के पर्सपेक्टिव से। यूपीएल डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है। तो यूपीएल पर रखिए नजर, यहाँ पर आपने प्रमोटर की तरफ से एक्शन बनते हुए देखा है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इस पर भी रखिए नजर, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से करीब 2206 के भाव पर शेयर्स जारी किए हैं, करीब 315 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए भी हैं। बंसल जी, चार्ट पर रहे नज़ारा टेक्नोलॉजीज। देखिए दीपांशु, इस स्टॉक के अंदर एक वर्टिकल रैली देखने को मिली थी, उसके बाद एक क्रैक देखने को मिला, और क्रैक के बाद नीचे में देखें तो 2250 2250 एक अहम सपोर्ट है। तो जिनके पास है 2250 के डिसाइसिव क्रैकिंग की वेट करते हुए स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड कर सकते हैं, और इसी स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी भी की जा सकती है। और एक बार 2365 2365 के लेवल ऊपर में टूटेंगे तब एक बड़ा ब्रेकआउट यहां देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इस पर आपको रखनी है नज़र। नज़र रखनी है कुछ और काउंटर्स पर भी। गुजरात फ्लोरो, यहाँ पर हमने देखा है अच्छा एक्शन आपने बनते हुए देखा है, और सिद्धार्थ जी की तरफ से यहाँ पर पिक ऑफ द वीक की खरीदारी की राय भी है, बट एक टेक्निकल राय भी मैं लेना चाहूँगा इस पर, क्योंकि ये खबरों में भी आते हुए दिख रहा है कि प्रमोटर की तरफ से थोड़े शेयर्स की बिकवाली हुई है। हालांकि एक सेपरेट अग्रीमेंट भी हुआ है प्रमोटर्स के बीच। जरा लेवल्स इसके बताएं विश्वेश जी, गुजरात फ्लोरो। मेरे हिसाब से दीपांशु, हमने इसको रिकमेंड भी किया था 1700 के आसपास, और वहाँ से हमारे सारे टारगेट भी अचीव हो गए थे। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में दीपांशु बहुत ही क्रिटिकल लेवल है 2175 निकलता है तभी मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। उसके बाद हम शायद स्टॉक को नई टेरिटरी में जाते देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन है। 2175 मतलब 2180 पकड़िए, वहाँ पे एक डबल टॉपिश पैटर्न है। तो अगर डिक्लाइन आता है तो 1875 के आसपास खरीदना है, या फिर 2175 के ऊपर। 1875 के आसपास खरीदिए या 2175 के ऊपर खरीदिए, दोनों में से जो हो जाए वो खरीदिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है स्वागत करने का। वागले साहब हैं तैयार, सर बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरा फिलहाल तो मैं थोड़ा सा वेट करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये जो निफ्टी का जो बाउंस बैक है मेरे हिसाब से ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए मैं बाय देना नहीं चाहता। सेल में कौन से स्टॉक्स उभर कर आएंगे ये लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। इसके लिए मेरा फिलहाल तो नोटा है, बट जैसे मार्केट खुलेगा मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ये फिलहाल का मेरा व्यू है, मार्केट खुलने के बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए, फिलहाल नोट बचाने के लिए नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उन नोटों का इस्तेमाल बाद में अच्छे कॉल आने पर करेंगे वागले साहब। तो वागले साहब, जब तक इंतजार करें तब तक आइए कर लेते हैं हम शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की।